Now, students, we will be discussing valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कह देते हैं. सो VSEPR थ्योरी का मेजर जो इन्होंने काम किया, जो इनकी मेजर सक्सेस मानी जाती है, वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की. क्यों मेजर सक्सेस मानी जाती है? क्योंकि इससे पहले लुईस कंसेप्ट था. लुईस कंसेप्ट जो था वो शेप्स के बारे में बिल्कुल मौन था. वो शेप्स, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, कैसी होंगी, क्यों होंगी. इन दोनों चीजों के लुईस के पास कोई आंसर्स नहीं थे. इसीलिए लुईस थ्योरी के बाद ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो थी, ये एग्जिस्टेंस में आई. एंड इसने जो था, इसका मेजर सक्सेस और मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की है, एनर्जीज की भी है. शेप्स और एनर्जीज दोनों आप कह सकते हैं. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मेन जो फीचर है, जो क्रक्स है इसका, वो ये है कि इनका मानना था कि सेंट्रल एटम, लेट इट बी सम एक्स, तो उसके इर्द गिर्द जब भी बॉन्डिंग करता है कोई एटम, तो उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हैं, चाहे वो लोन पेयर्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जब कोई दो चीजें या तीन चीजें या चार चीजें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरा मतलब है, एक दूसरे से नफरत करेंगे, जब आप एक दूसरे से नफरत करते हैं, तब आप क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं. यू मूव अवे. ओके, क्यों मूव अवे करते हैं? ताकि आप में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए तो रिपल्शन क्या हो जाएगी? मिनिमम. व्हेन यू मूव अवे, तो उससे क्या बढ़ेगा? डिस्टेंस. और जब आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? रिपल्शन जो होती है वो मिनिमम हो जाती है. अब देखिए, जब मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो अपने बीच मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं टू हैव मिनिमम रिपल्शन. क्यों मिनिमम रिपल्शन? रिपल्शन जितनी कम होगी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उतनी ही लो होगी. और लो एनर्जी किस चीज का सिंबल है? स्टेबिलिटी. क्या कहा मैंने? जो सेंट्रल एटम है, जब बॉन्डिंग होती है तो कोई ना कोई एटम सेंटर में आता है. उसके इर्द गिर्द कुछ बॉन्ड पेयर, कुछ लोन पेयर. आपने देखा लुईस कंसेप्ट में भी कई सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. वो तो होते ही नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं. रिपल्शन है उनको एक दूसरे से. लेकिन रिपल्शन के कारण क्या होता है कि एनर्जी बढ़ सकती है. तो मॉलिक्यूल, बढ़ी हुई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल तो स्टेबल नहीं होना था. अब ये क्या करेंगे? एनर्जी नहीं बढ़ने देंगे. कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे. मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेंगे. जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो इनके बीच की रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी. और मैक्सिमम डिस्टेंस मींस मिनिमम रिपल्शन, एंड मिनिमम रिपल्शन मींस लोएस्ट एनर्जी. जितनी पॉसिबल हो सके उतनी लो कर लेते हैं एनर्जी. एंड जितनी एनर्जी लो होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. सो ये अच्छा, अब ये तय हो गया कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस पे फिक्स हो जाना है. एक बार तय हो गया कि इतनी डिस्टेंस पे मिनिमम एनर्जी है, फिर ये वहीं फिक्स हो जाएंगे.
अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये कैसे हैं? एक्स ने यहाँ बॉन्ड बनाया है, मान लो ए से, यहाँ बी से, यहाँ सी से, यहाँ डी से। इसका मतलब बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे फिक्स होने का मतलब है कि वो बॉन्ड्स की डायरेक्शन फिक्स हो गई है। तो इस तरह से मतलब मॉलिक्यूल की शेप जो है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसको कम करने के लिए मॉलिक्यूल एक ऐसी शेप, एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है टू हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो अब इसको अगर हमने ये मैकेनिज्म तो समझ लिया, अब हमने देखना है कि होता क्या क्या है। तो उसमें ये आपने मॉलिक्यूल्स की शेप्स को किस तरह से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट तो ये है, अगर दो ही एटम्स हैं, जैसे H2 है, Cl2 है, इसमें तो दो ही एटम्स हैं, कोई सेंट्रल नहीं है, कोई पेरिफेरल नहीं है, तो दो एटम्स में एक ही शेप पॉसिबल है, वो है लीनियर। वहां कोई झगड़ा ही नहीं है। दो एटम्स के बीच चाहे आपका O2 है, H2 है, सिंगल बॉन्ड है, Cl2 है, सिंगल बॉन्ड है, लीनियर के सिवाय कोई और शेप पॉसिबल नहीं। O2 है तो आप कहेंगे दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से काउंट फॉर करना हो तो ये एक ही बॉन्ड काउंट किया जाएगा, एक की मतलब एक की तरह काउंट किया जाएगा इसको। सो जो भी डाई एटॉमिक है, लीनियर शेप किनकी होगी? ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विल हैव लीनियर शेप। इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सिंपली लीनियर। बट व्हेन you have three atoms around central atom, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? चलिए 3 या 4 तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। रादर नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आएगा कि इफ द सेंट्रल एटम, जैसे X है, हैज जस्ट बॉन्ड पेयर्स अराउंड इट ओनली, अगर सेंट्रल एटम के साइड मतलब इर्द गिर्द केवल बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बॉन्ड पेयर्स की रिपल्शन सिमिलर होगी। तो बॉन्ड पेयर का सामना किससे होगा? बॉन्ड पेयर से। तो सभी तरफ अगर बॉन्ड पेयर्स हैं देन दे विल बी हैविंग इक्वल रिपल्शंस। और अगर इक्वल रिपल्शंस होंगी तो फिर जो शेप बनेगी मॉलिक्यूल की दैट विल बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल शेप को हम क्या कहेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री। मैं इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, कई बार आपने देखा होगा कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कई बार लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं, मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रही हूं। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द केवल अगर बॉन्ड पेयर्स हों, वैसे में जो भी रिपल्शन होगी, जैसे मेरा मतलब है जैसे BF3 है, BF3 में बोरोन इज सेंट्रल एटम और इसके इर्द गिर्द क्या है? 3 हैं, लेकिन हैं तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं बोरोन के ऊपर। लोन पेयर अगर हैं तो वो फ्लोरीन के हैं, वो तो साइड में है, उनका कोई इशू नहीं है। इशू है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द देखना है तुमने। तो वी हैव जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑल ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स। तो इनकी रिपल्शन क्या होंगी? बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। वैसे में जो टोटल स्पेस होगी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, उसको ये बराबर डिवाइड कर लेते हैं। और जब स्पेस बराबर डिवाइड करेंगे सारे बॉन्ड्स आपस में, तो जो ज्योमेट्री बनती है उसको सिमेट्रिकल या रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे। सो रेगुलर ज्योमेट्री या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कब होगी? व्हेन द, अब इस पॉइंट को अगर जॉट डाउन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर bond pairs, then they have equal or similar repulsions between each other, that is bond pair repulsion.
which makes the molecule symmetrical and it has regular geometry, or it is called a regular geometry. But अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोन पेयर्स हैं और कुछ बॉन्ड पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम हैज सम, इसके ऊपर इसका अपना कोई लोन पेयर है और कुछ बाकी के हैं बॉन्ड पेयर हैं, तब क्या होगा? तब डिफरेंट तरह की रिपल्शन शुरू हो जाएंगी. यहां पे जैसे देखिए ये लोन पेयर, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है. इनके बीच की रिपल्शन को क्या कहेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और ये भी क्या हो गई? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. उसके सिवाय और क्या चल रहा है यहाँ पे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और क्या चल रहा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो we have two type of repulsions. One is lone pair bond pair, and other is bond pair. अगर लोन पेयर ज्यादा होंगे तो एक और रिपल्शन तैयार हो जाती है, लोन पेयर रिपल्शन. एंड देयर अमाउंट्स आर नॉट इक्वल. जितने फोर्सिबली लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, उतना जोर से बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं करता, और उतने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो है लोन पेयर को रिपेल करता है. लेट मी टेल यू द सीक्वेंस. बेसिकली सीक्वेंस इज लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रांग है, उससे वीक है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और उससे भी वीक है बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द केवल बॉन्ड पेयर्स नहीं हैं, लोन पेयर्स भी हैं, तो जो रिपल्शंस होंगी उनके बीच की, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा. और बराबर नहीं होगा तो जो ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी डिस्टॉर्टेड और इर्रेगुलर ज्योमेट्री. सो क्या लिख सकते हैं हम? When the central atom is having lone pairs as well as bond pairs around it, then the repulsions between them are not equal or similar, which leads to distorted or irregular geometry. So, इसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल फाइनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम. क्या कहा मैंने? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फाइनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. हाँ, फिर वो सारे बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं या कुछ लोन पेयर कुछ बॉन्ड पेयर हैं, तो फाइनली शेप उस पर डिपेंड कर जाएगी. अब जैसे कि वी टेक एग्जांपल्स AB2 का मतलब सेंट्रल एटम A है और उसके इर्द गिर्द केवल 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. देयर आर जस्ट 2 बॉन्ड पेयर्स. जब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो टोटल एंगल ये होता है 360 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 2. तो AB एक B इस तरफ लग जाएगा, दूसरा B मतलब A के साथ 2 एटम्स जुड़े हुए हैं एंड दे जस्ट हैव 2 बॉन्ड पेयर्स. तो एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, और ये वाला जो एंगल है it is 180 degree, and this geometry is called linear. इसका एग्जाम्पल CO2 BeCl2. बेरिलियम के इर्द गिर्द अगर आपको याद हो तो 2 बॉन्ड पेयर्स थे. क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम. मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या है, केवल बॉन्ड पेयर्स. यहाँ पे कार्बन के इर्द गिर्द ये 4 ना गिनिए, इसको शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पेयर माना जाएगा और एक ही.
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, होते रहे, वो साइड वाला एटम है, उस पे डिपेंड नहीं करती शेप, सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज AB3। अब AB3 ए है और इसके इर्द गिर्द 3 बॉन्ड पेयर से 3 एटम्स जुड़े हैं B। सो इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं है, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। उस स्थिति में टोटल एंगल 360 का था, डिवाइडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स, तो ये तीनों 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120। 120 डिग्री के एंगल की दूरी पर सारे एडजस्ट हो जाएंगे। एक बी यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा दूर जाएंगे, इधर को दूर जाएंगे तो उसके नजदीक हो जाएंगे। एंड दिस ज्योमेट्री, ये जो इनको ऐसे जोड़े तो ये जो शेप बन रही है, इसको हम कहते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। बट व्हाट इफ अगर इन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, ये तीनों बॉन्ड पेयर्स थे, तब तो ये ज्योमेट्री, इसको ट्राइंगुलर प्लेनर जो है, इसको रेगुलर ज्योमेट्री या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, कुछ भी कह दें आप। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि AB2L, ए के इर्द गिर्द हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं और तीसरा क्या है, लोन पेयर है, तब ऐसी ज्योमेट्री जो रेगुलर या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है वो नहीं होगी। देन क्या होगा? अब इस तरह से ये आपका ए आ गया। अब 2 बॉन्ड पेयर्स इस तरफ फिक्स हो जाएंगे और लोन पेयर इस डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा। तो शेप के लिए लोन पेयर को काउंट नहीं करते। अब शेप जो है वो ये आ गई इस तरह से, दिस इज शेप। नाउ दिस शुड बी कॉल्ड वी शेप या एंगुलर बेंट, ऐसा भी कह देते हैं इसको। तो AB2 का मतलब समझिए, ए के इर्द गिर्द हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन उसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर तो आपका हमने ये प्लेस कर दिया है, इस तरफ को आएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स। नेक्स्ट इज थर्ड ज्योमेट्री इज AB4. AB4 stands for A has 4 electron pairs around it and all of them are bond pairs. Then the geometry is very simple. This is your A, 1 bond pair, second, third and fourth. ये इस तरह से आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री। ऑल ऑफ देम, सभी के बीच वैसा बॉन्ड एंगल आ जाएगा। और ये ज्योमेट्री होती है CH4 की या SiF4। ए के इर्द गिर्द जब सारे ही बॉन्ड पेयर्स होंगे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे, तब रेगुलर ज्योमेट्री जो पॉसिबल है उसका नाम है टेट्राहेड्रल। Then it is called tetrahedral. But if all the electron pairs around A, all the 4 are not bond pairs, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि AB3L 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और चौथा क्या है, लोन पेयर है, तब ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी। टेट्राहेड्रल वाज सिमेट्रिकल और एक्सपेक्टेड और रेगुलर ज्योमेट्री व्हेन ऑल वर बॉन्ड पेयर्स। अब क्या हो जाएगी, ए यहां पे आ गया आपका लोन पेयर
और 3 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो लगभग इस तरह से आ जाएंगे। अब ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर तो काउंट होता नहीं है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करें लोन पेयर को तो बेटर है। ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर को तो काउंट नहीं करते और इस ज्योमेट्री का नाम बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और यू कैन कॉल इट पिरामिडल, क्योंकि इनको जोड़ दें अगर तो ये जो ज्योमेट्री ऐसे बन रही है, इट इज जस्ट लाइक अ पिरामिड। AB4 में अच्छा ए के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था, लोन पेयर था, तब ऐसी स्थिति है। और यदि ए के इर्द गिर्द 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, तब भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। रेगुलर तो सिर्फ क्या होती है, 4। When it has 4 electron pairs, all of them are bond pairs, then regular geometry is tetrahedral. When 3 are bond pair, 1 is lone pair, it is irregular and it is called pyramidal. And when the case is AB2L2, 2 bond pair 2 lone pair, तब ये ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल जो थी वो अमोनिया की है। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ये टेट्राहेड्रल नहीं है, क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है अमोनिया की, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, AB2L2, ए के इर्द गिर्द 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। देन प्रॉब्लम डबल है, लोन पेयर्स को भी मैक्सिमम दूरी पे रखना है क्योंकि इनकी रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और बॉन्ड पेयर्स को भी एक दूसरे से दूर भी रखना है, लोन पेयर्स से भी दूर रखना है। उसके लिए लगभग ऐसी ज्योमेट्री बनती है, जैसे ये एग्जांपल वाटर का है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही इसके इर्द गिर्द क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन्स जुड़े हैं। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको बोलते हैं बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ AB5. AB5 means A has 5 bond pairs around it, so it is simple regular geometry that way. Then A as usual is in the center and 3B bond pairs in the same plane, whereas 2 bond pairs above and below the plane. This way it makes a geometry where one plane is this triangular and one bond pair is above the triangular plane and another is below the triangular plane, and this geometry is called trigonal bipyramidal. So this is regular geometry when the central atom is having just 5 bond pairs around it. This is one plane and this is triangle, and one pyramid can be built above this triangle like this, and one pyramid will be below it. Therefore its name has been given triangular. Bi stands for 2, pyramidal. But if it is A, B, 4, L, means there are 4 bond pairs and 1 is lone pair, then the geometry will be such that
A is here, 2B will be in this plane, two bonds will be, one will be like this, one below it, and the lone pair will be placed in the same plane, in this plane. But because lone pair itself is not counted in the geometry, so this, for the geometry purpose, we will count this portion, and this geometry is called seesaw. Okay, this kind of molecule is PCl5, PF5, 5 bonds हैं यहाँ phosphorus के इर्द गिर्द, यहाँ भी. So this is example of trigonal bipyramidal geometry, and seesaw geometry is shown by SF4. सल्फर के पास एक लोन पेयर है और 4 उसके बॉन्ड्स हैं, तो B की जगह आप F को प्लेस कर देंगे और A की जगह S को, और एक लोन पेयर है सल्फर का, वो यहाँ रहेगा. F, it is A, B, 3, L, 2. 3 bond pairs, 2 lone pairs. Again, A, 1 lone pair, second lone pair, B, this. So 2 lone pairs, and so you can see it is T-shaped, and 2 lone pairs are here. So then we move on to next geometry, that is AB6. AB6, A के इर्द गिर्द 6 बॉन्ड पेयर्स हैं. सो A सेंटर में रहेगा ही, और 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में, और 2 बॉन्ड्स above and below the plane. This is called, ये स्क्वायर है, एक प्लेन जो है वो स्क्वायर में, ये बन गया आपका स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन जाएगा अगर इन सारे बी को एक दूसरे से इस तरह से अटैच करते हैं, और एक पिरामिड नीचे बनेगा. तो इस ज्योमेट्री को स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह देते हैं. अदरवाइज 6 कोने हैं इस ज्योमेट्री के, इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. एग्जाम्पल SF6. सो ये थी कुछ एक रेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज. व्हेन ऑल द pairs around the central atom are bond pairs, then it is a regular geometry. When any of them is replaced by a lone pair, then it becomes an irregular geometry.